हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो अगर किन्हीं दो आवेशों को जिनका परिमाण बराबर हो, जैसे 2 कूलाम और 2 कूलाम, इनका परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब अगर एक प्लस हो तो दूसरा कैसा लें, माइनस। तो दो आवेश जिनका परिमाण तो बराबर हो लेकिन जिसकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, उन्हें अगर हम अत्यंत पास रख दें तो जो निकाय बनता है उसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे एक +3 कूलाम का रख दे और एक -3 कूलाम का रख दे, तो हम देख सकते हैं परिमाण दोनों का बराबर है। इसकी प्रकृति धनावेश में है और जबकि इसकी प्रकृति किस में है, ऋणावेश में है। तो इस पूरे निकाय को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो समझ में आया आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत समीप रखने पे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत समीप रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव सामर्थ्य, या इसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो दो आवेश रखते हैं जिनका परिमाण क्या है, एक दूसरे के बराबर। मतलब ये भी Q तो ये भी क्या है, Q है, लेकिन इनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं प्लस और इसको मान लेते हैं माइनस। मान लेते हैं ये दोनों बहुत ही पास पास रखे हैं और इनके बीच की जो दूरी हमने मानी है वो कितनी है, 2L। ठीक है, ये क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया जिसमें आवेश का परिमाण कितना है, Q, और आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L। तो जो वैद्युत द्विध्रुव सामर्थ्य है, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं P वेक्टर से। वेक्टर का मतलब ये कैसी भौतिक राशि है, तो ये कैसी भौतिक राशि होगी, सदिश राशि। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी भौतिक राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी भौतिक राशि है, तो सदिश राशि है। सदिश का मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो अभी परिमाण हम लोग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम दिशा की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -Q से +Q की ओर होती है, याद रखना है। P वेक्टर जो होगा वो किधर से किधर होगा, -Q से +Q की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है P वेक्टर बराबर होता है इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि परिमाण तो दोनों का बराबर ही है, Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L। तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। मैग्नीट्यूड केवल निकालना है तो हम ये भी लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिखा जाता है Q इंटू 2L। तो ये केवल किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, परिमाण की। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है एग्जाम में,
पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव और बच्चे लिख के आ जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हमसे एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव पूछा जा रहा है तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है हमको वो बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों को जिनका परिमाण समान है, तो समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पे जो निकाय बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब उसके आगे हम उसमें लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव सामर्थ्य या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P बराबर Q इंटू 2L के, और ये कैसी राशि होती है, सदिश, जिसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो हमको एग्जाम में इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाता है तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है, वो जरूरी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाएगा तो ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। कोई डाउट? ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव सामर्थ्य या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग, इन दोनों नामों से इसको बुलाया जाता है। ये कैसी भौतिक राशि होगी, तो ये सदिश राशि होगी। दिशा किधर से किधर होगी, तो दिशा होगी माइनस ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक, फॉर्मूला क्या है, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। किसी एक आवेश का परिमाण रखना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर देना है, तो हमको वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड किससे निकालेंगे, Q इंटू 2L से। तो हमने तो ये देख लिया ये सदिश राशि है। मात्रक एक बार देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो हमें पता है आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव सामर्थ्य का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम मीटर। वीमा क्या होगा, तो हमें पता है आवेश Q क्या होता है, I इंटू टी। एम्पियर का वीमा होता है A, T होता है समय AT, मीटर लंबाई है तो दूरी का वीमा L, तो LTA। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। क्या क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। कैसी भौतिक राशि है, तो सदिश राशि होती है। दिशा किधर से किधर होगी अगर सदिश राशि है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर को होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हम यहां से निकाल सकते हैं। आवेश की जगह आवेश का मात्रक लिखे कूलाम, और दूरी की जगह दूरी का मात्रक लिखे मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। ठीक उसी तरीके से वीमा निकाल लिए, आवेश की वीमा AT और दूरी की वीमा हो गई L, इन दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया, LTA। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये सारी चीजें जल्दी से आप लोग नोट कर ले, तब फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इस पे एक दो सवाल देखते हैं जहां पे बच्चों से गलती हो जाती है। तो फॉर्मूला हमने क्या निकाला, P बराबर Q गुणे 2L। मान लीजिए आवेश दिया है -4 कूलाम और ये +4 कूलाम, और इसके बीच की दूरी दे दी गई है 2 मीटर, और हमसे बोला गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लिखते हैं Q इंटू 2L, तो Q की वैल्यू लिखते हैं 4 गुणे 2 और L की वैल्यू लिखते हैं वो 2, तो उनका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि गलत है। क्यों, ये जो 2L था, अगर आपको अभी डेरिवेशन याद हो इसका, जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, जो 2L था केवल L इनके बीच की दूरी नहीं थी, हमने इसके बीच की दूरी को L नहीं माना था, हमने इसके बीच की दूरी को क्या माना था, 2L। तो ये जो 2 मीटर दिया हुआ, ये एक तरीके से किसकी वैल्यू दी गई है, 2L की दी गई है।
इसीलिए हम 2 मीटर में यहाँ पे 2 का गुणा नहीं करेंगे। तो एग्जाम में ये वाली गलती नहीं करनी है। यहाँ पे ये जो 2 मीटर दिया गया है ये किसकी वैल्यू दी गई है, 2L की दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 4 दूनी 8 और मात्रक हो गया कूलाम मीटर। आई बात समझ में? तो ये याद रखना है, इनके बीच की ये जो दूरी दी गई होती है ये L नहीं है, ये क्या है, 2L है, क्योंकि हमने बीच की दूरी को कितनी मानी थी, 2L मानी थी। ठीक है, चलिए आई होप अब ये गलती आप लोग नहीं करेंगे दोबारा। दूसरे सवाल पे आते हैं। एक मान लीजिए आवेश हमको दिया है -4 कूलाम और +4 कूलाम। इसका जो निर्देशांक है वो है 2i कैप या 2,3,4 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं 3,4,5। हमको p वेक्टर निकालना है। ठीक है, p वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी निकालना है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालना है। तो सोचिए कैसे निकलेगा। जब वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है तो कैसे करते हैं, मतलब p वेक्टर किसके बराबर होगा, q इंटू 2L वेक्टर। q तो ठीक है, q तो हमको देखने से पता चल रहा है कितना, 4 कूलाम है। 2L वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो सोचिए 2L वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए, चलिए हमें पता है 2L है क्या, ये बीच वाली जो दूरी है ये 2L है। अब वेक्टर है तो इसका मतलब हमको डायरेक्शन पे ध्यान देना है। हमको ये देखना है कि ये वाली जो दूरी हमको नापनी है वो इधर से इधर को नापनी है या इधर से इधर को नापनी है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा p वेक्टर है वैद्युत द्विध्रुव, तो वो किस डायरेक्शन में होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो उसी डायरेक्शन में हमको ये 2L लेना होगा। इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंड पॉइंट ये होगा। तो जब हम बीच की दूरी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट वाले को माइनस करते हैं। तो 2L वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा एंड पॉइंट है, एंड में से इसको माइनस करेंगे तो 3 - 2i कैप प्लस 4 - 3 j कैप प्लस 5 - 4 k कैप। तो 2L वेक्टर किसके बराबर आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बस अब हमारे पास हमको q भी पता है और 2L वेक्टर भी पता है। तो p बराबर हो जाएगा, q की वैल्यू कितनी है 4 और 2L वेक्टर कितना हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये होगा हमारा p वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर सदिश रूप में दिया है। अगर निर्देशांक दिए हैं तो इस तरीके से ऐसे हम बीच का विस्थापन निकाल लेंगे या बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसको इस तरीके से सदिश विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, इसी सवाल को और किस तरीके से दे सकता है, हमको निर्देशांक ना देके उसकी स्थिति सदिश दे देती कि ये क्या है, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इसके पहले वाले सवाल में और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें फिर से हमको वही काम करना है। हमको फाइनल, ये फाइनल एंड पॉइंट है तो एंड वाले में से स्टार्टिंग वाले को माइनस कर देना। तो देखिए फिर से उतना ही आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो i कैप j कैप और k कैप। तो सेम वही स्टेप्स होंगे जो हमने पहले वाले सवाल में लगाए थे। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या निकालना रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने
इसके पहले वाले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी सीखी थी। और किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ पे हमसे पूछता था तो उसका फॉर्मूला होता था KQ/r²। तो अब हमको फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन अब बिंदु आवेश के कारण नहीं निकालना है। अब किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो दो केस है, एक है अक्षीय स्थिति का और एक है निरक्षीय स्थिति का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा केस? अक्षीय स्थिति का। जिसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत, तो एक को माइनस दे देते हैं और दूसरे को प्लस दे देते हैं। इसके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? 2L मान लेते हैं। फिर मानते हैं हम कि इसके मिडिल पॉइंट से, इसके एकदम मध्य बिंदु से R दूरी पे जाके कोई बिंदु है C, जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब ये वाली पॉइंट हम कहाँ लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, मतलब जो लंबाई है उसके अनुदिश ले रहे हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या? अक्षीय स्थिति बोल देते हैं। इनको भी नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B। तो हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ बिंदु C पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। हमने सीखा था 2 बिंदु आवेश के कारण, 3 बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ भी सेम वही चीज है, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, तो दोनों के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या था? KQ/r²। तो ठीक है, सबसे पहले B के कारण निकालते हैं। तो B के कारण C पे क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो B के कारण E, B के लिए निकालना, तो इसको नाम दे देते हैं B बराबर KQ। तो यहां पे आवेश का मान कितना है? Q बटे बीच की दूरी का वर्ग। तो B, इस Q और C के बीच की दूरी ये है, तो हमको सबसे पहले ये दूरी देखनी होगी। तो हमको ये वाली दूरी तो दी नहीं गई है, हमको ये दूरी दी गई है। अच्छा, अगर ये देखो हमने ये माना था मिडिल पॉइंट है, ये पूरी लंबाई 2L है, तो हमको पता है ये कितनी होनी चाहिए? ये भी L होनी चाहिए और ये भी L होनी चाहिए। तो हमको किसी भी तरीके से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हमको ये पूरा दिया है और ये दिया है, तो अगर हम इस पूरे में से इतना माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो B पे रखे आवेश के कारण, मतलब प्लस Q के कारण बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? KQ बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमको क्या मिल गया? परिमाण। अभी भी हमको क्या चाहिए? ये भी सदिश राशि होती है, तो हमको देखना होगा यहाँ पे इसके कारण जो तीव्रता है उसकी दिशा किधर होगी। तो हमने पढ़ रखा है कि प्लस के कारण बाहर की ओर होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस प्लस Q के कारण जो तीव्रता होगी वो किधर होगी? आगे की तरफ। तो ये हमारा क्या बन गया? EB। ठीक है, वैसे ही ए के कारण निकालते हैं। तो EA, ए के कारण का मतलब इस वाले आवेश के कारण यहां पॉइंट C पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो KQ, तो मैग्नीट्यूड उसका भी कितना ही है? Q ही है, प्लस माइनस से भी हमको मतलब नहीं है। बीच की दूरी अब हमको चाहिए, तो बीच की दूरी मतलब यहाँ A से लेके ये C के बीच की दूरी, ये पूरी दूरी चाहिए। तो ये दूरी है R और ये दूरी है L, तो दोनों मिल के क्या हो जाएंगे? R प्लस L। तो ये क्या हो गया? R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत?
हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव था तो हम बोल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव ना मान के हम दो अलग अलग आवेश मान लेते हैं और दो अलग अलग आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो ए पे कैसा चार्ज हमने रखा है, माइनस। तो माइनस पे हमको पता है वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, माइनस की ओर होता है। तो इस माइनस के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस की ओर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ई ए और ई बी दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो अब हमको एक में से दूसरे को घटाना होगा। तो हम देख लेते हैं नेट किधर होगा, नेट उधर होगा जिधर की तीव्रता ज्यादा होगी। तो देखो दोनों जगह परिमाण बराबर है। हमारा फॉर्मूला क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो अगर क्यू बराबर है दोनों के लिए तो जो ई है वो केवल किस पे निर्भर कर रहा है, बीच की दूरी पे। तो दूरी ज्यादा होगा तो ई कम होगा और दूरी कम होगा तो ई ज्यादा होगा। तो देख सकते हैं हम ये वाली दूरी कम है, इसका मतलब ई बी ये ज्यादा होगा, और ये वाली दूरी ज्यादा है इसका मतलब ई ये क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारा नेट यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किसकी तरफ होनी चाहिए, बी वाले की तरफ होनी चाहिए। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, हमको डायरेक्शन मिल गया कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, तो आगे की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि ई बी का मान ई ए के मान से ज्यादा है। कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो ई बराबर ई बी के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस क्यों, क्योंकि ई बी आगे की तरफ था तो इसको हमने प्लस लिया, ये पीछे की तरफ था डायरेक्शन उल्टी थी तो इसको हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। के क्यू कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर के क्यू। ठीक, एलसीएम लेते हैं तो कितना लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एल स्क्वायर से ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आर प्लस एल वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो के क्यू ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस में बदलेगा और जो माइनस होगा वो प्लस में बदलेगा। तो ये कितना आएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे, इसको कितना लिख सकते हैं, तो ये देखिए क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि ये स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इस तरीके से इसको हम आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर प्लस एल और आर प्लस एल लिख दे। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस मिलके भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो बार है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखा हुआ। ठीक, अब क्या क्या कटेगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। तो ई बराबर आया के क्यू 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, अच्छा अब अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होना चाहिए, P बराबर Q इंटू 2L।
ये 2RL मिलकर कितना हो गया 4RL। तो P बराबर क्या होना चाहिए Q इंटू 2L। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम Q और 2L को अलग कर दें तो K Q 1 2 इसके साथ लिख दें और L इसके साथ लिख दें, तो ये बचेगा क्या 2 और R। ये हमारा किसके बराबर हो गया P के बराबर हो गया। तो ये E किसके बराबर आ जाना चाहिए K P 2R, तो 2 को पहले लिख देते हैं 2KPR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर के 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके इसके आगे की बातें हम लोग करते हैं। चलिए तो E की वैल्यू हमारी कितनी आई, E बराबर आया के 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए फॉर्मूला। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब इसी में हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, मतलब ये जो R का मान है वो L के मान से बहुत ज़्यादा है। जैसे L का मान बहुत ही छोटा है, जैसे मान लेते हैं 0.01 है L की वैल्यू, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 0.0001, ये वैल्यू और छोटी हो गई। तो इतने छोटे वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं डालता है। तो अगर R मच मच ग्रेटर देन L है तो हम यहाँ से L को छोड़ सकते हैं। तो E बराबर आता है K 2PR बटे R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं R टू द पावर 4, R के घाते 4। तो एक R से एक R कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो E बराबर K 2P बटे R क्यू। K हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P बटे R क्यू। दूसरा फॉर्मूला ये। तो इन दोनों फॉर्मूलों को जब भी हम सवाल में लगाएंगे तो हमको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये वाला फॉर्मूला तभी लगाया जाएगा जब R की वैल्यू L के वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा हो। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, मतलब R और L में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला K 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। जनरल फॉर्मूला ये है E बराबर K 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, अगर R की वैल्यू L के वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है तो E बराबर K 2P बटे R क्यू। K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हम लोगों ने पहले के वीडियोस में देख रखा है। और अगर यहाँ पे निर्वात या वायु होता है तो इस कैपिटल K की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं 1, तो वो किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यू। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, और तीसरा दिशा। तो दिशा हम देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र किधर है आगे की तरफ, और हमारा P वेक्टर भी किधर है माइनस से प्लस आगे की तरफ। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। P वेक्टर और E वेक्टर दोनों किस में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक, ये दो फॉर्मूला कब कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के लिए ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है।
बहुविकल्पी में डायरेक्शन पूछ सकता है, तो डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत द्विध्रुव के दिशा में होगी। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमको कब लगाना है। जैसे -1 कूलाम का आवेश है, +1 कूलाम का आवेश है, ये 1 मीटर डिस्टेंस, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ से इस 1 मीटर डिस्टेंस पे हमको E का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम L बता सकते हैं। ये पूरी लंबाई कितनी होती है 2L, तो आधी लंबाई कितनी 1 मीटर, तो L का मान कितना है 1 मीटर। R क्या होता था, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जहाँ पे हमको तीव्रता निकालनी वो वाली दूरी, तो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है और ये हो गई दूरी, तो 1 + 1 कितना आ गया 2 मीटर। तो यहाँ पे R और L में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तब अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। तो इस वाले केस में हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला E = K2PR/R² - L²। आई बात समझ में। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मान लो इसी सवाल में हमसे बोल देता है कि ये लंबाई है 1 मिलीमीटर, ये भी लंबाई है 1 मिलीमीटर, और इससे हमको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे E का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए ये लंबाई सेंटीमीटर में है और ये लंबाई किस में है, मिलीमीटर में है। तो अब जो है R का मान L के मान से बहुत ज़्यादा है, तब हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, E = 1/4πε0 K2P/R³। आई बात समझ में। जब ये मिलीमीटर में है और ये वाली दूरी सेंटीमीटर में, तब मतलब दूरी में अंतर ज़्यादा है, तब ये वाला फॉर्मूला। और जब दोनों हमारे किस में थे, मीटर में, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये वाली दूरी कितनी थी 2 मीटर, तब दूरी में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। आई बात समझ में। तो ये जरूर ध्यान देना है कि दूरी कितना है, R और L में अंतर अगर ज़्यादा नहीं है तो ये फॉर्मूला, और अगर R L की तुलना में बहुत ही बड़ा है तब ये वाला फॉर्मूला। ठीक, चलिए, तो ये हो गया अक्षीय स्थिति। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति, या जिसको बोल दिया जाता है अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, अभी हमने इसके पहले कौन सा देखा था, अक्षीय, अब हम कौन सा देखेंगे, निरक्षीय। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, -Q + Q। अक्षीय में हमने क्या किया था, इसके लंबाई के अनुदिश इधर गए थे और कोई पॉइंट ले लिया था। निरक्षीय में हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से ऊपर लंबवत जाएंगे R। ठीक है, अगर ये पूरी लंबाई हमारी कितनी थी 2L, तो ये लंबाई भी होगी L और ये लंबाई भी होगी L। तो अब हमको यहाँ पे मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर की ओर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो सबसे पहले तो ये पहचानना सीखे कि अक्षीय और निरक्षीय कैसे पता चलेगा। तो अक्षीय अक्ष के अनुदिश था, जबकि निरक्षीय में इसके क्या है, लंबवत, इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं, फिर देखते हैं इस आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी और किस दिशा में होगी, और इस आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी और किस दिशा में होगी। तो फिर से वही फॉर्मूला बिंदु आवेश के लिए जो हमने पढ़ा है, K/Q/R²। तो नाम दे देते हैं A और B। तो सबसे पहले B के लिए देख लेते हैं, E B। तो K आवेश, तो आवेश का परिमाण कितना है, Q बटे बीच की दूरी का वर्ग, तो यहाँ से यहाँ की दूरी का वर्ग चाहिए। तो हमको ये दूरी तो दे नहीं रखी है, लेकिन हम देख सकते हैं ये कैसा त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है इस तरीके से, जिसमें ये वाली लंबाई R है
और ये वाली लंबाई कितनी है, l है। तो हमको पता है ये वाली लंबाई कितनी होगी, √r² प्लस l²। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो वही फॉर्मूला लगाया गया है। तो ये हमारा हो गया √r² प्लस l² का जब वर्ग करेंगे, √r² प्लस l² का जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, r² प्लस l²। ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं। तो हम देख सकते हैं ये धन आवेश है, तो धन आवेश से बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होती है, तो इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा EB। ठीक, EA निकाल लेते हैं। तो फिर से K आवेश उतना ही है, Q, अब ये वाली दूरी हमको फिर से चाहिए, तो सेम चीज है, ये भी L ये भी R, तो ये भी कितना होगा, √r² प्लस l², ये भी उतना ही आएगा और ये भी हमारा उतना ही आया था। तो यहां भी मतलब फिर से आने वाला कितना, r² प्लस l²। मतलब इस बार दोनों आवेशों के कारण, इसके कारण और इसके कारण यहाँ पे जो तीव्रता लग रही है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। हम देख सकते हैं यहाँ पे KQ/r² प्लस l² और KQ/r² प्लस l²। तो ठीक है, बराबर है तो कैलकुलेशन आसान है, इसके लिए मान लेते हैं कि ये E है। तो अगर ये E है तो ये भी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे जो तीव्रता था B के कारण उसकी वैल्यू कितनी हो गई, E। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे इसके कारण, तो ये माइनस है, तो माइनस की ओर, मतलब ये। ठीक, परिमाण कितना हो गया, E। तो अब देखिए, अब हमारे पास एक वेक्टर इधर E और एक वेक्टर E इधर। इसके पहले अक्षीय स्थिति में तो ठीक था, दोनों एक ही रेखा पे थे, तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और अगर भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने की कोण भी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर। हमको पता है कि अगर ये त्रिभुज है, ये भुजा x, ये भुजा x, तो इसके सामने की कोण और इसके सामने की कोण, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये वाला भुजा बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखिए, ये ऊपर वाली रेखा और ये नीचे, और ये एक तिर्यक रेखा इस तरीके से, ये है कितना, थीटा। तो हमको पता है अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। वैसे इस वाले के लिए देखें, ये जो है इस तरीके से, ये वाली एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। फिर ये आमने सामने के कोण है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। आई बात समझ में। समांतर भुजाएं थी, ये रेखा तिर्यक रेखा काट रही, तो यहाँ पे एकांतर कोण किए और यहाँ पे संगत कोण बोल सकते हैं, या एकांतर कोण बराबर करके शीर्षाभिमुख कोण हमने क्या किया, एक दूसरे के बराबर कर दिया। आई होप इतना आप लोगों को आता होगा। 10th पास करके अगर आप लोग आए हैं 12th में, तो ये बेसिक चीजें हैं, इतनी सबको पता होनी चाहिए। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो कंपोनेंट हम पता है कैसे लेते हैं, अगर ये x है, ये थीटा होता है, तो ये कंपोनेंट आता है x cos थीटा और ये कंपोनेंट आता है x sin थीटा। ठीक है, देखिए निकाल भी सकते हैं हम लोग। ये मान लेते क्या है, y है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो y बराबर कितना आया, x cos थीटा। तो वही चीज़ लिखा गया है। वैसे ये वाली दूरी निकालेंगे जो कि इसके बराबर होगा। तो ठीक है, इतना ये याद रखिए कि ये थीटा, ये x है, तो ये x cos थीटा और ये x sin थीटा। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा। अगर ये x है और ये थीटा है,
तो ये कितना होगा x cos थीटा, मतलब e cos थीटा, जबकि ऊपर की तरफ कितना जाएगा e sin थीटा। वैसे ही नीचे वाले के लिए लेते हैं, इसके लिए ये x ये थीटा, तो ये x cos थीटा, मतलब इधर एक और वैल्यू आ गई e cos थीटा, और इसके लिए कंपोनेंट ये नीचे की तरफ आएगा कितना e sin थीटा। तो ये e sin थीटा ऊपर, ये e sin थीटा नीचे, तो ये दोनों तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट और इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो इसका कितना है e cos थीटा, इसका भी कितना है e cos थीटा। तो हम अगर e नेट निकालेंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, e cos थीटा प्लस e cos थीटा। तो E बराबर, इसको चलिए E नेट लिख देते हैं, E नेट बराबर, तो E नेट बराबर कितना हो गया 2e cos थीटा। तो E नेट बराबर 2e, तो E की वैल्यू हमने कितनी ली है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आई बात समझ में। यहाँ पे क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो एंगल पे आया, तो हमने क्या लिया इसका कंपोनेंट लिया। कंपोनेंट किधर लिया, एक क्षैतिज दिशा में लिया और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में लिया। तो इसका ऊर्ध्वाधर दिशा का कंपोनेंट कितना है ई साइन थीटा, और क्षैतिज दिशा का कंपोनेंट कितना है ई कॉस थीटा। वैसे इसका ऊर्ध्वाधर दिशा का कंपोनेंट कहाँ आया नीचे की तरफ, कितना ई साइन थीटा, और क्षैतिज दिशा में कितना आया ई कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर दिशा वाले कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और दोनों का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। लेकिन क्षैतिज वाले में परिमाण तो बराबर है लेकिन दोनों एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है तो जुड़ गया, तो जो ई नेट निकला वो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया 2e कॉस थीटा। हमने ई यहाँ पे मान रखा, तो ई की वैल्यू किसके बराबर है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का मान हमको रखना है। तो कॉस थीटा अगर हम यहां से देखें, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये है थीटा, ये है आर और ये है कितना एल। तो हमने अभी ये लंबाई निकाली थी, कितनी आई थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया एल और कर्ण कितना हो गया अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया 2 इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। हमें पता है हम अंडर रूट एक्स को इतना भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, तो वही चीज़ है अंडर रूट में था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया पावर 1/2। तो अब देखते हैं, देखिए Q इंटू 2L P के बराबर आएगा। अगर Q ये 2 को हम यहाँ पे ले जाए ये 2L हो जाएगा, तो Q इंटू 2L किसके बराबर आया P के बराबर। तो E नेट हमारा किसके बराबर आया K, और Q इंटू 2L की जगह P बटे, ये देखिए x हो गया गुणे x के पावर 1/2। तो इसको हल कैसे करते हैं, x पावर अब क्या होता है 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाता है 3/2। तो यहाँ भी पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 1/2, तो जब जुड़ेगा तो वो भी कितना आएगा 3/2। तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये होगा हमारा मेन फॉर्मूला किसके लिए, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए। मतलब E बराबर के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक, ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। फिर से वही कंडीशन, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो यहाँ से हम L को छोड़ देंगे। तो जब L को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर और ये कितना आएगा 3/2।
तो ये आर स्क्वायर गुणे 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा आर के पावर 3। ठीक है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ई बराबर के पी आर के पावर 3 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला कंडीशन के साथ। ठीक, ये फॉर्मूला जनरलाइज फार्मूला जब आर और एल में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, जैसे वहाँ पे था अक्षीय स्थिति में तो लगाते थे, तो वैसे ही यहाँ पे ये, और जब आर इज मच मच ग्रेटर देन, मतलब आर का मान एल के मान की तुलना में जब बहुत ही ज़्यादा होगा, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट वहाँ पे क्या था, दिशा। तो अगर अक्षीय स्थिति आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव दोनों एक ही दिशा में होते थे। यहाँ पे देखिए ये माइनस ये प्लस, तो वैद्युत द्विध्रुव किधर है, आगे की तरफ, लेकिन हमारा तीव्रता किधर आया है, पीछे की तरफ। मतलब यहाँ पे P और E एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, अक्षीय स्थिति में E और P दोनों एक ही दिशा में, और निरक्षीय स्थिति में E और P दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक, कोई दिक्कत? मैथ है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, अलग अलग आवेशों के कारण निकालना है और उसको ऐड कर देना। अगर एक ही रेखा में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एंगल पे है तो वेक्टर वाले विधि से या कंपोनेंट लेके इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। अब हम लोग इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालेंगे जो अक्षीय के लिए भी काम करेगा और निरक्षीय के लिए भी काम करेगा। तो मान लेते हैं हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q इसके मध्य बिंदु से, तो ये वाली दूरी भी l और ये वाली दूरी भी l। किसी दूरी r पे यहाँ पे हमको E का वैल्यू निकालना है, जबकि ये कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा। ठीक है, वहाँ पे देखिए या तो थीटा किसके बराबर था, 0। अक्षीय के लिए ये थीटा इस रेखा पे आ जाता है तो 0, और निरक्षीय के लिए ये थीटा कितना हो जाता था, 90 अंश। तो वहाँ पे हमने या तो 0 के लिए देखा या तो 90 अंश के लिए देखा। यहाँ पे हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं वो किसी एंगल पे है, किस एंगल पे है, थीटा है। हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होगा, -q से +q की ओर। तो कैसे निकाला जाए, हमने 0 मतलब अक्षीय समांतर के लिए देखा और लंबवत के लिए देखा है। तो अगर किसी तरीके से हम इस रेखा के समांतर और लंबवत वैद्युत द्विध्रुव बना लें, तब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिर से अगर ये P है तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा। एक इधर हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, कंपोनेंट इसका कितना, P cos थीटा, और इधर जो हमको कंपोनेंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, P sin थीटा। अब देखिए ये अक्ष के अनुदिश हो गया, तो ये अक्षीय स्थिति में हो गया, जबकि ये और ये एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका मतलब ये किस में हो गए, निरक्षीय स्थिति में हो गए। तो अगर हम इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले E1, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अक्षीय स्थिति वाला लगाएंगे। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या था, K2P/R⁴। तो K2P की जगह लिखना अब क्या है, P cos थीटा, तो 2P cos θ/R⁴। आई बात समझ में? देखिए हमने क्या किया, हमने अक्षीय के लिए सीखा और निरक्षीय के लिए सीखा। अक्षीय में क्या होता था, दोनों वैद्युत द्विध्रुव और E एक दूसरे के समांतर होते थे, और निरक्षीय में वैद्युत द्विध्रुव और जहाँ पे हमको E निकालना होता था वो
दोनों एक दूसरे के लंबवत होते थे। तो हमने वही काम किया, ये एक किसी एंगल पे था द्विध्रुव, तो हमने इसका एक कंपोनेंट उसके समांतर ले लिया और दूसरा कंपोनेंट उसके लंबवत ले लिया। तो जो समांतर है वो अक्षीय स्थिति वाला है, तो वहां पे हमने अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगा दिया। ये जो लंबवत वाला है उसके लिए हम क्या करेंगे, निरक्षी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो निरक्षी का फॉर्मूला क्या था, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो के पी कहाँ है, क्या है निरक्षी के लिए, पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा बटे आर क्यू। मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर आपको याद है तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता और पी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते थे। तो अक्षीय स्थिति ये है, अगर पी कॉस थीटा आगे की तरफ है तो इसके कारण जो तीव्रता होगा वो भी कहाँ होगा, आगे की तरफ। तो E1 हो गया ये हमारा E1। ठीक। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव और तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते थे। तो अगर और एक दूसरे के समांतर भी होते थे। देखिए कैसे था, यहाँ पे ये था, तो ये था हमारा वहां पे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, और ये आया था हमारा किसका, ई की डायरेक्शन। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत थे और दोनों एक दूसरे के क्या थे, समांतर थे। तो वैसे यहाँ भी अब इस पॉइंट पे इस निरक्षी के कारण जो आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, पहले तो समांतर होगी, तो इसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। अब उसकी दिशा क्या होगी, इसके दिशा के विपरीत। तो अगर ये दिशा नीचे की तरफ है तो ये दिशा किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये हो गया हमारा E2। दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो 90 अंश है, तो हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये क्या बन गया, ये हो गया E1 मान लेते हैं, और ये हो गया E2। दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो हमें पता है अगर ये A होता था और ये B होता था तो R का फॉर्मूला क्या होता था, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा किसके बराबर है, 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो R किसके बराबर आएगा, √A² प्लस B² के। मतलब जो यहाँ पे E आएगा रिजल्टेंट वो किसके बराबर होना चाहिए, √E1² प्लस E2²। ठीक है। तो हल करते हैं, E बराबर, यहां समझ में आया। देखिए ये क्या था, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए मैग्नीट्यूड के लिए हमने अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला ये वाला लगाया, बस वहां पे P था, यहाँ पे P क्या है, P cos थीटा है, तो P cos थीटा रख दिया। ये लंबवत है इसके, तो ये निरक्षीय स्थिति में आया, तो निरक्षीय वाला फॉर्मूला लगा, बस P की जगह क्या रख दिया, P sin थीटा। डायरेक्शन तो हमको पता है अक्षीय वाले में P और E दोनों एक ही दिशा में होते थे, तो दोनों इस दिशा में एक दूसरे के समांतर हो गए। निरक्षी वाले में दोनों एक दूसरे के समांतर तो होते थे लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होती थी, विपरीत। तो ये नीचे की तरफ था, तो ये कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अब ये दोनों कितने अंश के कोण पे है, 90 अंश के कोण पे है। तो अगर ये दोनों 90 अंश के कोण पे हैं तो ये दोनों भी कितने अंश के कोण पे होने चाहिए, 90 अंश के कोण पे होने चाहिए। तो अगर कोई दो वेक्टर 90 अंश के कोण पे होते हैं तो उसके रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर √A² प्लस B²। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। E1² करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4K² P² cos² थीटा। देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, K का वर्ग K², P cos थीटा P² cos² थीटा बटे इसका वर्ग करेंगे तो R के घाते 6 प्लस E2²। तो इसका वर्ग करेंगे तो K² P² sin² थीटा R के घाते 6, और ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा। तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा, तो देख सकते हैं K² P² और R के घाते 6 कॉमन ले लेते हैं, K² P² R के घाते 6 अंडर रूट। बचेगा क्या, K² P² R के घाते 6 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 cos² थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा sin² थीटा। ठीक।
तो अब क्या करते हैं, इसको लाते हैं अंडर रूट के बाहर, तो ये बाहर लाएंगे, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, के पी आर क्यू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दें, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कोई अंतर नहीं है, 3 और 1 क्या होगा 4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। मतलब इस पूरे वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई बराबर के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अगर किसी भी एंगल पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखो अक्षीय स्थिति, अगर हम बोले अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति का मतलब ये जो हम तीव्रता निकाल रहे हैं वो अक्ष के अनुदिश आना चाहिए। मतलब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। देखो ये अभी थीटा है, जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो जब थीटा 0 रखेंगे तो कॉस 0 होगा 1, तो ये होगा 1 + 3 4। 4 को जब हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आएगा 2, तो ये कितना आ गया 2 kp/r³। यही फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पे देखा था। निरक्षी की बात करें अगर हम, तो निरक्षी का मतलब क्या होता है, इसके लंबवत लाना है, मतलब ऐसे रखना है। तो जब हम ऐसे रखेंगे, ये थीटा इसको हम कैसे ले गए, ऐसे ले गए, तो अब ये थीटा कितना हो गया 90 अंश हो गया। तो कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा का पूरा होगा 0। तो अंडर रूट में क्या बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल लेंगे तब पर भी 1 आएगा, तो ये कितना आएगा के p/r³। सेम फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये हुआ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अगर किसी भी एंगल पे हमको दे रखा है तो हम वहां से ई का मान इस वाले वैल्यू से निकाल सकते हैं। थीटा दिया है तो थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर अक्षीय स्थिति है तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा कितना होगा 0 अंश होगा, और अगर निरक्षीय स्थिति है तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा कितना रखना है 90 अंश रखना है, और हमारा वही पहले वाला फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो कल वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई बताना चाहेगा? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हम कैसे दर्शाते हैं, समांतर बल रेखाओं से। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से समांतर बल रेखाएं बना रहे हैं तो ये हमको क्या बता रहा है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है E, ठीक है। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है यहाँ पे -q +q, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी एक रेखा खींच दें इस तरीके से तो ये मतलब कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा। मतलब वेक्टर p, ये वेक्टर e हो गया, वेक्टर p किधर होगा, वेक्टर p माइनस से प्लस की ओर, तो वेक्टर p इस दिशा में होगा। तो वेक्टर p और वेक्टर e के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव पे कितना बल लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव पे बल लगने के लिए हमको देखो दो आवेश हैं, तो हमको पता है इन्हीं आवेश पे बल लगेगा। तो आवेश पे बल कितना लगता है और किस दिशा में लगता है ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये हमने फॉर्मूला क्या देखा था, बल कितना लगता है अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो F बराबर Q × E। अगर धन आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब यहाँ पे बल कितना लगेगा,
Q इंटू ई, परिमाण कितना है Q और तीव्रता कितनी है E, तो बल कितना लगेगा Q इंटू ई। धन आवेश है तो बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब किधर बल लगेगा, इधर, Q इंटू ई। माइनस पे आए तो माइनस पे भी परिमाण कितना है Q है, तो बल तो लगेगा उतना ही, लेकिन माइनस आवेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, ये हमने सीख रखा है। तो यहां पे जो बल लगेगा ये किधर लगेगा, पीछे की तरफ, Q इंटू ई। तो हम देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव पे एक बल आगे की तरफ लगा QE और एक बल पीछे की तरफ क्षैतिज दिशा में लगा है QE। दोनों बराबर बल है, ये वाला भी QE है, ये भी QE, तो दोनों बल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब अगर हम बोल दें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई F बल से खींच रहा है और पीछे की तरफ F बल से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोलेंगे F नेट बराबर 0। या एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 न्यूटन के बल से कोई आगे की तरफ और 4 न्यूटन बल के से कोई पीछे की तरफ, तो इस पे टोटल बल कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तभी तो ना तो ये आगे जाएगा और ना ही पीछे आएगा। तो वही चीज यहाँ भी इस वैद्युत द्विध्रुव पे QE बल आगे की तरफ और उतना ही बल पीछे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि F नेट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन कंडीशन हमारी क्या है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये कैसा होना चाहिए, एक समान। असमान वैद्युत क्षेत्र में 0 नहीं आएगा, 0 किस में आएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है, क्या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखने पे 0 होगा, नहीं। कैसे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में केवल 0 होगा। तो अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0। ठीक है, तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हमको ये सोचना है कि क्या इस पे कोई बल लग रहा है, बल तो नहीं लग रहा है, क्या कोई बल आघूर्ण लग रहा है कि नहीं है। मतलब अगर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्या ये घूम पाएगा या नहीं। तो अगर आपको याद हो, इस तरीके से अगर कोई बल लगते थे जो परिमाण में बराबर होता था और दिशा में विपरीत होता था, तो हम उसको बोलते थे बल युग्म। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी है, दो बल लग रहे हैं जो कि परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बल युग्म लग रहा है जिसमें बल का मान कितना है, QE होता है। तो जो बल युग्म का आघूर्ण होता था, किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता था, बल गुणे बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अगर किसी बल युग्म के कारण हमको आघूर्ण निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उन दोनों में से किसी एक बल का परिमाण लिखेंगे गुणे बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो ठीक है, बल तो हमको पता है, बल का परिमाण कितना है, QE के बराबर है। ठीक, अब बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो क्रिया रेखा का मतलब क्या हुआ, ये जो बल लग रहा है इसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, यही इसकी क्रिया रेखा है ये, और ये बल इस तरीके से, तो ये इसकी क्रिया रेखा है। तो ये क्या बोल रहा है, बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही तो कहलाएगी। ठीक है, तो इन दोनों बल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई, ये हो गई। मतलब हमको किसी तरीके से ये वाली लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम देख सकते हैं ये वाली लंबाई ये कितनी दी गई है, 2L दी गई है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अभी हमने देखा था कि अगर ये x है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट x cos थीटा और ये कंपोनेंट x
साइन थीटा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, ये 2l है, ये थीटा, तो ये 2l कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। लीजिए हमको मिल गई उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी, 2l साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए q इंटू 2l, ये q 2l को एक साथ लिखते हैं गुणे e साइन थीटा, किसके बराबर, टाउ के बराबर है। तो q इंटू 2l हमको पता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुवागुण, जिसको प्रदर्शित किससे करते थे, p से। तो टाउ बराबर इसकी जगह रखेंगे p, ये हुआ e साइन थीटा। तो बल आघूर्ण कितना हो गया, P गुणे E गुणे साइन थीटा। थीटा याद रखना है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, थीटा हमारा फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर P साइन थीटा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुवागुण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये थीटा क्या है, P, ये P और ये E के बीच का कोण क्या कहलाता है, थीटा। तो अगर आप लोगों को याद हो, सदिश हमने पढ़ा था R वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसी को हम क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप होता था डायरेक्शन के लिए, मतलब ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको हम लोग अगर सदिश रूप में लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये याद रखना है, क्रम उल्टा नहीं करना है, क्रम उल्टा करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, परिमाण वही रहेगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो पहले P होगा, पहले E नहीं लिखना है, तो टाउ बराबर क्या होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए कब लगाएंगे, मान लीजिए हमसे बोल दिया कि जो P वेक्टर है वो बराबर किसके, I कैप प्लस 2j कैप के, और जो E वेक्टर है वो बराबर है 2I कैप प्लस 3j कैप के। तो हमसे पूछ रहा है कि टाउ बताइए कितना होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, I कैप प्लस 2j कैप क्रॉस 2I कैप प्लस 3j कैप, इसको हम लोग हल कर देंगे, टाउ आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब P और E का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। जैसे P हमसे बोल दे कि जो P है वो है 2 कूलाम मीटर और जो E है वो है 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है 30। जब इस तरीके से वैल्यू दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ये वेक्टर निकालने के लिए। वेक्टर है तो दिशा भी होगा, तो दिशा हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, पी वेक्टर इधर है तो यहाँ पे हथेली को फैलाएंगे, नीचे की तरफ ई वेक्टर की तरफ ले जाएंगे, तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है, तो हमारा जो बल आघूर्ण होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अगर हम डायरेक्शन उल्टा कर देते तो बल आघूर्ण किधर आ जाता है, प्लस की तरफ। तो ये डायरेक्शन उल्टा नहीं करना, अगर हम ई पहले कर दे और पी बाद में, तो ई से पी की तरफ, तब अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे में पी पहले होना चाहिए और ई बाद में। तो हम पी से ई की तरफ जाएंगे तो अंगूठा किधर आया, अंदर की तरफ आया, तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण लगेगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पहले समराइज एक बार कर लेते हैं इसको, कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। कंडीशन है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। फोर्स तो 0 होगा लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। बल आघूर्ण का मान कितना होगा, पी ई साइन थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट और है, देखिए अगर थीटा हमारा 0 अंश हो जाए या 180 अंश हो जाए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। मतलब अगर हम अपने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दे तब उस पर बल भी, बल तो 0 है तो बल हमेशा 0 होगा, लेकिन अब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा 0 हुआ तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर बल आघूर्ण P और E दोनों एक ही दिशा में, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो बल भी 0 होगा और बल आघूर्ण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा,
तो जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और वो कब होता है, जब थीटा किसके बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो। तब जब थीटा 90 अंश के बराबर होगा तो बल आघूर्ण का अधिकतम मान कितना आएगा, P इंटू E। ठीक, अगर थीटा 0 है मतलब P और E दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तब F नेट भी 0 होगा और टाउ भी 0 होगा। लेकिन अगर थीटा हमारा कितना है, 90 अंश का, मतलब P और E दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तब F नेट तो 0 होगा, क्योंकि F नेट तो हमेशा 0 रहना है। लेकिन अब बल आघूर्ण का मान उस पर अधिकतम होगा, और अधिकतम बल आघूर्ण का मान कितना होगा, P इंटू E के बराबर। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।